Hello students, this is part 5 of video of the chapter how organisms reproduce. In the part 4 we have discussed about the sexual organs of male and female in human beings. ठीक है, मेल में और फीमेल में हमने सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्टडी किया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी किया था. अब यहाँ पे उससे आगे हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले प्यूबर्टी क्या चीज़ होती है बेटा? ये फेज़ ऑफ लाइफ है. ठीक है, हर किसी की एज जब टीन एज शुरू हो जाती है तब कहते हैं प्यूबर्टी का टाइम होता है. इसमें बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, फिजिकल, हार्मोनल, वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस. ओके, और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स. जो गोनाड्स हैं वो मैच्योर करने शुरू हो जाते हैं. गोनाड्स क्या होते हैं? जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें जो हमारे गोनाड्स होते हैं दैट प्रोड्यूस द गैमेट्स. गोनाड्स होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल में मेल गैमेट्स, फीमेल में फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स जैसे स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स एग. तो जब ये प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तब कहते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन होनी शुरू हो जाती है. उस समय हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में. इस स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं. राइट, ये जनरली जो होती है टीन एज में स्टार्ट होती है. एक्चुअली गर्ल्स में जो होती है 10 to 11 ईयर्स से स्टार्ट होके ये 18 ईयर्स में एंड होती है. तो इस एज को टीन एज कहते हैं. टीन्स गर्ल्स को, इस एज में जो गर्ल्स होंगी उनको टीन्स कहेंगे. ऐसे ही बॉयज़ को भी टीन्स कहेंगे. उनकी जो स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी की वो थोड़ी सी लेट होती है गर्ल्स से, 12 to 13 ईयर्स, और एंड होती है 19 ईयर्स में. ओके, सो ये वेरी भी कर सकता है बच्चों, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. किसी के ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाते हैं कि दे कैन नाउ रिप्रोड्यूस. ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें गेन हो जाती है. कोई बहुत जल्दी भी कर लेता है, कोई लेट भी करता है. तो ये एक जनरल सा हमने एक निकाल दिया है कि 12 से 13 में स्टार्ट होता है बॉयज़ में और 19 में ख़त्म होता है. गर्ल्स में 10 to 11 से स्टार्ट होता है, 18 में ये ख़त्म होता है ये स्टेज. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ और गर्ल्स में. बॉयज़ में क्या होता है बच्चों? हाइट बढ़ती है, वॉइस भारी हो जाती है, गले में ना एक आपने देखा होगा बाहर से लड़कों के दिखता है, एडम्स एप्पल कहते हैं उसको, एक बोन सी नज़र आती है जो उनके नेक रीजन में दिखती है. मूवमेंट होती हुई जब वो बात करते हैं. राइट, शोल्डर्स उनके बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, फेस पे उनके हेयर्स आते हैं, आर्म पिट्स में हेयर्स आते हैं, आर्म्स के नीचे हेयर्स ग्रो करते हैं, साथ में प्यूबिक रीजन में भी ग्रो करते हैं. प्यूबिक रीजन हो गया बच्चों लेग्स के बीच में जो रीजन होता है दैट इज़ प्यूबिक रीजन, जहाँ पे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में, तो वो प्यूबिक रीजन. ठीक है, वहाँ पे भी हेयर्स ग्रो करते हैं. ऐसे ही गर्ल्स में भी कई चेंजेस होते हैं. उनकी वॉइस थिन होती है, उसकी पिच जो होती है वो हाई हो जाती है, उनके शोल्डर्स और हिप राउंड हो जाते हैं, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती हैं, और हेयर्स जो हैं आर्मपिट में आते हैं. सेम प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स ग्रो करते हैं. राइट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्स का अलग अलग पता लगना अपीयरेंस से, मतलब देखकर ही पता लगना कि ये गर्ल है, ये बॉय है. तो ये कब होता है? ये भी प्यूबर्टी के टाइम पर पता लग जाता है. जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उससे देखने से पता लगता है कि ये लड़का है या लड़की है. तो इस आउटर अपीयरेंस से सेक्सेस डिटरमाइन हो जाते हैं, वेदर शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय. इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो बाहर से दिखते हैं. ठीक है, जिससे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखने से पता लग जाता है कि द पर्सन इज़ फीमेल और मेल. मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बच्चों? ये मैंने डिटेल में आपको लाइव क्लास में भी बताया था. मेंस्ट्रुएशन जो है वो ह्यूमन बींग्स और प्राइमेट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है. प्राइमेट्स जैसे एप, मंकी वगैरह हाईली इंटेलिजेंट जो क्रिएचर्स हैं, ह्यूमंस वगैरह, और मेनली फीमेल्स में होता है मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन जो होता है इट इज़ अ साइकिल. एक साइकिल होती है जो एवरी मंथ रिपीट होती है 28 डेज़ के बाद. अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बोल सकते हैं, 28 डेज़ के बाद. और मेंस्ट्रुएशन के अंदर
दो चीज़ें आती हैं बच्चों, एक होता है ओव्यूलेशन साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक्सप्लेन अच्छे से कर दूं कि हमारा मेंस्ट्रुएशन की टाइम, मतलब मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये मैंने लाइव क्लास में बताया था। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये ओवरीज़ हैं, ओवरीज से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फेलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब आ रही है और हमारी यूट्रस में ओपन हो रही है और ये है वेजाइना। दिस इज़ वेजाइना वी और दिस इज़ यूट्रस, राइट। वेजाइना बर्थ कैनाल होता है, यहाँ से बेबी बर्थ भी होता है बेबी का और यहीं से स्पर्म एंटर भी करते हैं, ऑल राइट। अब क्या होता है बच्चों, ये जो ओवरी है यहाँ से एग्स बनते हैं और रिलीज़ होते हैं हर मंथ 28 डेज़ में, ये साइकिल रिपीट होती है। लेकिन ये जो एग रिलीज़ होते हैं इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन साइकिल भी कहते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज़ होके फेलोपियन ट्यूब में आता है, जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये जो ओव्यूलेशन है ये होती है जब एग यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, और वेजाइना से जब स्पर्म्स अंदर एंटर करते हैं यूट्रस में, तो ये इस एग के साथ फिर फेलोपियन ट्यूब में जाके कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से फिर यूट्रस में आके जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, एग स्पर्म जब मिल जाता है, जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वो यूट्रस में आकर यूट्रस की वॉल्व में, ये जो यूट्रस की वॉल्व थिक हो जाती हैं, उस प्रिपेयर हो जाती हैं, जो ये जाइगोट बना है इसको अटैच करने के लिए, ठीक है, इस जाइगोट को अटैच करने के लिए थिक हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलता है, फिर फीटस में बदलता है एंड देन द होल बेबी फॉर्म्स। 9 मंथ तक यही प्रोसेस होता है और ये जो यूट्रस है ये इसको प्रिपेयर करता है उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, फीटस को ग्रो करने के लिए। तो ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब हम ये समझते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, जब स्पर्म एग से ना मिले तो क्या होगा। जब स्पर्म एग से नहीं मिलते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, जाइगोट नहीं बन पाता, नहीं बनेगा, तो यूट्रस ने तो अपने आप को तैयार कर रखा है कि जैसे ही जाइगोट आएगा उसको अटैच कर लेगा और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर जाइगोट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वो एग प्लस जो यूट्रस की वॉल थी जो थिक हो गई थी, रेड कलर से मैंने शो किया था, वो सब शेड हो जाता है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है, शेड हो जाता है और वो एज मेंस्ट्रुएशन वेजाइना से थ्रू हर मंथ ब्लड जो है वो रिलीज आउट होता है फीमेल्स की बॉडी से, राइट। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो ओव्यूलेशन प्लस मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन की जो साइकिल है प्लस मेंस्ट्रुएशन जो है उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। सो मेंस्ट्रुएशन MC, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ओव्यूलेशन प्लस मेंस्ट्रुएशन, राइट। अब ये जो बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने आपको बताया हर 28 डेज के बाद रिपीट होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म के साथ मिला नहीं एग, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसके 14th डे के बाद, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्लास में भी लाइव क्लास में समझाया था, टुडे इज़ 14 है, सब समझ लो, ठीक है, 14 तारीख है। तो जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसके 10 से 14 दिन के बाद 10 to 14 डेज, ठीक है, बिटवीन 10 to 14 डेज ओव्यूलेशन नेक्स्ट साइकिल के लिए शुरू हो जाता है। अभी तो ये ओव्यूलेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट साइकिल के लिए जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे के बाद होता है। कब से 14th डे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन डे से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया फर्स्ट, जैसे आज 14 है, यहाँ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, तो 10 to 14 डेज के बीच में, मतलब 24 से 14 के बाद 10th डे कौन सा होगा, 24,
24 से 28 के बीच में नेक्स्ट साइकिल के लिए, सेकंड साइकिल के लिए ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। फिर वो 24 से 28 में ओव्यूलेशन होगा और देन अगेन जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके बाद नेक्स्ट 14 डे में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। दैट मीन्स ओव्यूलेशन के लिए 14 डेज, ओव्यूलेशन के बाद मेंस्ट्रुएशन 14th डे में होता है। इसीलिए इस कंप्लीट साइकिल को 28 डे लगते हैं। ये एक मोटा मोटा सा हिसाब बता दिया। ओव्यूलेशन 10 से 14 दिन के बीच में हो जाता है और ओव्यूलेशन के 14 डे के मिनिमम, मतलब 14 डे के आसपास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। इसीलिए ये टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज की होती है। ये जो मेंस्ट्रुएशन है बच्चों, दिस लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये जो ब्लीडिंग है, बॉडी से बाहर निकलता है सारा यूट्रस की लाइनिंग विद ब्लड विद एग, जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये सब जो है ये 3 to 7 डेज तक प्रोसेस रहता है, मेंस्ट्रुएशन रहता है, ठीक है। सो बेटा इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि मेंस्ट्रुएशन जो है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जब गर्ल को प्यूबर्टी को टच करती है, स्टार्ट करती है, तो उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। उसकी बॉडी में सबसे पहली बार एग रिलीज़ होता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता वो, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं बच्चों मिनाज, राइट। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनाज कहते हैं। और लेट 40s में जब वो गर्ल पूरी अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जब वो लेट 40 की एज पे पहुंचती है वो लेडी, ठीक है, जब उसकी पूरी एज 40 से ज़्यादा, लेट 40 to 50 ईयर्स, ये भी वेरी करता है। किसी को बहुत जल्दी भी हो जाते हैं ख़त्म मेंस्ट्रुएशन, किसी को बहुत लेट भी ख़त्म होते हैं। तो लेट 40s में जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं, इसको मेनोपॉज कहते हैं। पॉज का मतलब स्टॉप हो जाना, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों ये सब समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अपनी हेल्थ भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सबको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? ताकि अनवांटेड चिल्ड्रन से अपने आप को कोई फीमेल प्रोटेक्ट कर सके, उसको अनवांटेड चाइल्ड नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो इसके लिए हमको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ में STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी ना हो। जो डिज़ीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होती है, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल को होती है, जब वो सेक्सुअल एक्ट में होते हैं उस ड्यूरेशन में हो जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए भी हमको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। अनवांटेड चिल्ड्रन से बचने के लिए भी हमको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कई तरह के हैं बच्चों, गोनोरिया, हर्पिस, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं 9th स्टैंडर्ड में हाउ डू वी फॉल इल के चैप्टर में। एड्स और हेपेटाइटिस जो होता है वो इनक्यूरेबल है, अब तक उसका कोई क्योर नहीं है, इसीलिए ये बहुत डेंजरस है, राइट। वी हैव टू स्टडी दिस रिप्रोडक्शन पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम ये बहुत ज़रूरी है हमको समझना। क्यों? क्योंकि खुद को इन बीमारियों से बचा के रखना भी हमारे लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। और साथ में फिज़िकली भी फिट रहना और साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि एक बार किसी को STDs हो जाए तो वो फिज़िकली तो वीक होगा ही होगा, उसको फिज़िकली हार्म तो होगा, साथ में मेंटल हार्म भी होगा, साइकोलॉजिकल हार्म भी होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ योर्स नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बच्चों कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं कि रोक सकना, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को यूनाइट होने से रोकना, उसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। वो क्या है? जैसे बैरियर मेथड, रोकने के लिए फिज़िकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, फिज़िकल डिवाइसेस का, जैसे मेल्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्डम्स, फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं डायफ्राम। ये मैंने क्लास में, लाइव क्लास में बताया था। कॉन्डम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रबर की कवरिंग टाइप होता है, वो पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे अगर स्पर्म निकले भी तो वो वुमेन के वेजाइना में एंटर ना करें, राइट। और डायफ्राम क्या होता है? जो वेजाइना में एंटर करने से जो उसकी ओपनिंग होती है वेजाइना की, उसको कवर करने के लिए होता है, जिससे जो पेनिस से स्पर्म निकले भी तो वो वेजाइना के अंदर ना जा पाए।
तो ये दोनों बैरियर में, तो बैरियर मतलब रोकना, रोक लगाना, ठीक है। उसके बाद केमिकल, केमिकल का मतलब है ऑब्वियसली केमिकल्स यूज़ करना। अब केमिकल्स दो तरीके से यूज़ होते हैं बेटा, ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स। या तो फीमेल को दे दिया जाता है कि वो गोली खा ले, ठीक है, जिसको पिल्स कहते हैं, गोलियां खा के जिससे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, ठीक है। और वेजाइनल पिल्स, या तो वेजाइना के अंदर पिल्स रखी जाए। इनका मेनली केमिकल्स का मेन मकसद ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं उसको, जो ओरल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं, जो मुंह से मतलब खाने मतलब खाकर जो ली जाती है विद द वाया माउथ, ठीक है, जो ओरल पिल्स होती हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी में जाके ओवरीज को, ओवरीज में से एग या ओवम भी कहते हैं, उसको रिलीज़ नहीं होने देते। जब तक एग ही नहीं आएगा तो कहाँ से होगा, स्पर्म अगर आ भी जाएगा तो वो स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग तो प्रोड्यूस ही नहीं, ठीक है। तो वो ओवरी से रिलीज़ ही नहीं होने देते हार्मोन्स। तो ओरल पिल में तो वो हार्मोन्स होते हैं, और वेजाइनल पिल्स में केमिकल्स होते हैं जिनको स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। तो वो वेजाइना में रखने से क्या होता है, अगर स्पर्म एंटर कर भी जाएंगे तो स्पर्मिसाइड मतलब वो स्पर्म्स को किल कर देगा, वो केमिकल स्पर्म्स को किल कर देगा। और जब वो किल ही हो जाएंगे तो वो एग के साथ कैसे फ्यूज़ होंगे, है ना। तो दो तरीके हो गए, या तो ओरल पिल्स जिसमें हार्मोन्स होते हैं जो ओवम को बनने ही नहीं देता, रिलीज़ ही नहीं होने देता, और या तो वेजाइना में रखने वाले पिल्स जो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो ये दो तरीके हो गए केमिकल मेथड। उसके बाद है बच्चों सर्जिकल। सर्जिकल भी मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्पर्म्स जहाँ बनते, मैंने आपको बताया था टेस्टिस होती है, टेस्टिस से एक ट्यूब वाज डिफरेंस होती है जो स्पर्म को लेके जाती है सेमिनल वेसिकल तक, ठीक है, एसवी सेमिनल वेसिकल, और ये है टेस्टिस, ये वाज डिफरेंस होती है जो ये लेके जाती है सेमिनल वेसिकल तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीच में से इसको कट कर देना यहाँ से, ठीक है, इसको स्पर्म डक्ट भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पर्म डक्ट। तो इसको बीच में से कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं। कट करने के बाद दोनों एंड उसके बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म जो है वो सेमिनल वेसिकल तक नहीं पहुंचेगा, पेनिस से होता हुआ बाहर नहीं निकलेगा। जब तक स्पर्म ही नहीं निकलेंगे तो एग के साथ फ्यूज़ क्या होंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं वासेक्टमी, ओके, जिससे रोका जा सकता है स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से। ओवम मतलब एग। और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, जो ये मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब बताई थी जो ओवरी से निकलकर यूट्रस में आती है, ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है फीमेल्स में, और वैसे ही जैसे वासेक्टमी में किया जाता है, कट करके टाई। तो इससे करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एग निकलता भी है तो वो यहाँ से स्पर्म एंटर करेंगे, यहाँ से एग आ रहा है, तो वो दोनों यूनाइट ही नहीं कर पाएंगे, बीच में रास्ता कट कर दिया, राइट। इसीलिए इसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं, ट्यूब को कट कर देना, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है। तो फीमेल में ट्यूबेक्टमी, मेल्स में वसेक्टमी। तो इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्ट, क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। अभी तो हमने बता ही दिया, अनवांटेड चिल्ड्रन से, या फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, बार बार प्रेगनेंसी ना हो। एक बार प्रेग्नेंट हो गई लेडी, बच्चा होने के बाद, बर्थ होने के बाद हो सकता है फ्रीक्वेंटली दोबारा से प्रेग्नेंट भी हो सकती है आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ। तो उससे क्या होगा, वुमेन की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, राइट। और पॉपुलेशन कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है, अगर फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी होगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो ये सब इसको रोकता है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को पॉपुलेशन कंट्रोल करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी है करना। साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी कुछ हद तक ये रोक सकता है। जैसे कॉन्डम्स यूज़ करने से क्या होगा, मेल और फीमेल के जो सिक्रीशंस हैं वो मिक्स ही नहीं होंगे, तो डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो पाएगी, राइट। डायफ्रेम यूज़ करने से, कॉन्डम्स यूज़ करने से, राइट। तो कुछ हद तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, और बैरियर मेथड, तीनों में से बैरियर, सर्जिकल या फिर हमारा केमिकल, इन तीनों में से जो बैरियर मेथड है
वो एक्चुअली दो काम करता है, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है, साथ में अनवांटेड या फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज को भी रोकता है, ओनली बैरियर मेथड। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, that I've already discussed in the live class. Thank you for patience listening. Thank you so much.